तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन सेल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ थर्मोडायनेमिक कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो है दैट इज़ अ वर्क डन बाय द सेल, कि सेल कितना, सेल के अंदर से जो करंट पास हो रहा है तो वो सेल कितना टोटल वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए लेट n फैराडे ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट। तो E कितना पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल E वोल्ट है, तो कितना वर्क होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कितना फैराडे चार्ज, n फैराडे, तो NF चार्ज NF है और E आपका क्या है, दैट इज़ अ सेल पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना जगह है, NFE। तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू NFE, जहाँ पर बेटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज क्या होता है 1 फैराडे में 96,500 कूलम, और E आपका क्या है, दैट इज सेल पोटेंशियल। ओके, तो एक तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। कभी आपसे पूछे कि नहीं भाई मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, NF E0। ठीक है ना। तो वर्क डन NFE, मैक्सिमम वर्क डन, तो फॉर्मूला क्या है NF E0, जहाँ पे E0 क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे मैक्सिमम वर्क डन का NF E0 और सिर्फ वर्क डन का NFE। ठीक है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर सेकेंड जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। ये ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या रिलेशन होता है कि वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होगा, माइनस W, और W क्या है NFE, यानी कि माइनस NFE। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस NFE। तो कभी आपसे कोई बोले फ्री गिब्स एनर्जी चेंज बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको N, F और E की वैल्यू बस यहाँ पुट कर देनी है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और उसी तरीके से ये डेल्टा जी होता है एक डेल्टा G0। तो डेल्टा जी क्या होता है, फ्री गिब्स एनर्जी चेंज, और डेल्टा G0 क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज। तो डेल्टा G0 क्या होगा, तो माइनस टाइम ऑफ मैक्सिमम वर्क डन होगा। ये डेल्टा G0 की क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो NF E0। डेल्टा जी का फॉर्मूला NFE, डेल्टा G0 का फॉर्मूला माइनस NF E0। तो इस तरह के हिसाब से वर्क डन, डेल्टा जी और डेल्टा G0 ये प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। तो ये चार आपके पास फॉर्मूले हो गए। और ये वर्ड जो आ गया स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी की क्या कंडीशन, स्पॉन्टेनिटी मतलब कि अपने आप जो काम हो। स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या होती है कि भाई डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तभी हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जो आपका सेल पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना, कि ई सेल जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या फिजिबल होता है, और जब ई सेल निगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल होता है। और ई सेल अगर 0 होता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद से अगला जो है टर्म, उसका नाम क्या है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द गैल्वेनिक सेल। कि अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या कर ले, अचीव कर ले, ये तब की बात हो रही है। तो जैसे अब आपके सामने एक रिएक्शन है, इसको मैं समझा रहा हूँ क्या है, कि ये एनोड हो गया बेटा और ये कैथोड हो गया। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि जब जिंक, एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या होगा, वो घटता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो कॉपर यानी कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो एक ये बात हो गई। ठीक है। ई सेल क्या होता है फॉर्मूला, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये आपको बता रखा है मैंने।
अगर मान लो कि कैथोड का भी मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, सेम ही फॉर्मूला है दोनों, समझ में आ रहा है। अब जो इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड घट रहा है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ नीचे लिख रहा है कि व्हेन सेल स्टार्ट वर्किंग, सेल जब काम करना स्टार्ट करना, रिएक्शन जब होगा ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एनोडिंग कंपार्टमेंट, है ना, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज, ये मैंने ऊपर बोला। और ऐसे ही वाइल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और फाइनली क्या होगा, जब एक समय ऐसा आएगा फाइनली जब दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, ई सेल जीरो हो गया। और जब ये ई सेल जीरो होता है तब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, यानी अब करंट का फ्लो नहीं होगा तो सेल क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। यानी वही कंडीशन होती है कि रिएक्शन ने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, ई सेल जीरो हो जाता है, यानी सेल स्टॉप वर्किंग, या आप यूँ बोलिए रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलेंगे, ई सेल मस्ट बी जीरो, ई सेल मस्ट बी जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा लें। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। अब कंडीशन वही, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या है, ई सेल जीरो है भैया, तो ये क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे, ई सेल को जीरो, ई सेल को आप यहाँ जीरो कर देंगे, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही इक्वेशन ऐसे बन जाएगी क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 एन लॉग के सी। ओके, तो लॉग के सी को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, इसके बीच में के सी और ई नॉट के बीच में। ओके, के सी और ई नॉट अपना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में, या हम के सी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये अगेन एक फार्मूला बन गया, जिसको अब जो भी 5वां नंबर दे दें। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या है, हम के सी देकर ई नॉट देकर के सी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, के सी और ई नॉट के बीच में। तो ये कहीं एक फॉर्मूला बन गया जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, जो ऊपर वाले जो भी क्वांटिटी हैं वो देखिए सब यहाँ निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने एक ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दे रखा है। क्या करना है, ई नॉट सेल, ई सेल, डब्ल्यू, मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा डी, डेल्टा जी नॉट, ये सब निकालना। तो यही तो ऊपर हमने पढ़ा है, तो ये सब निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होगा बेटा, तो ई नॉट सेल मैं बता के डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड कौन है, एफ ई है, तो एफ ई का कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन माइनस 0.4, ऑक्सीडेशन का होगा 0.4, देखिए 0.4 प्लस रिडक्शन कितना 0.8, ये हो गया 1.2 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना गया 1.2 वोल्ट। ठीक है, या मैं ऐसे कर दूं, एफ ई का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन, दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सामने लिख दिए गए हैं। रिएक्शन को जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है, रिएक्शन आ गया, ये सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जोड़ दीजिए, जोड़ के 1.2 वोल्ट आ गया, वही काम यहाँ पे हमने किया है। ओके, तो पहला पार्ट का आंसर क्या होगा, ई नॉट सेल कितना होगा 1.2 वोल्ट, कोई दिक्कत है। अगला जो है ई सेल, ई सेल तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख दिया गया, देख लीजिए, ई नॉट सेल दिस 1.2, 0.09 N2 होगा, देख लीजिए N2 क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो N कितना होगा 2 होगा, लॉग एफ ई प्लस 2 और Ag प्लस का स्क्वायर। एफ ई प्लस 2 का कंसनट्रेशन दे रखा है बेटा, देख लीजिए कितना 10⁻⁻2 और AgNO3 का 10⁻⁻3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद
1.08, ये आ गया ई सेल की वैल्यू। तो एक पार्ट ये भी हो गया 1.08 सेल पोटेंशियल, ठीक। ई नॉट सेल आ गया, ई सेल आ गया। वर्क क्या होता है, तो NFE, N2 है बेटा, F 6500, और ई सेल कितना है 1.08, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वर्क डन किस में आएगा, तो जूल में, तो वर्क डन आ गया। ऐसे ही मैक्सिमम वर्क डन पूछा है, फॉर्मूला क्या है, NF E नॉट, N तो 2 ही है 9500, बट ई नॉट क्या होगा इस बार 1.2 है, ई नॉट 1.2 है, बाकी मल्टीप्लाई करना है, आंसर किस में होगा, जूल में होगा। अच्छा, अब डेल्टा जी क्या होता है, तो माइनस टाइम ऑफ वर्क डन, तो सीधे आपका वर्क डन निकालें, इसको माइनस टाइम या माइनस NFE कर लीजिए, तो वर्क डन और डेल्टा जी का वैल्यू सेम है, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ऐसे डेल्टा जी नॉट माइनस डब्ल्यू मैक्स या माइनस NFE नॉट, तो दिख रहा ना सिंपल सा कि ई सेल और ई नॉट सेल निकालना आप पहले सीख चुके हैं, तो बस इस फॉर्मूलों के माध्यम से वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, ये सब हमने निकाल लिया, और ये खूब पूछे जाते हैं, ठीक। अगला जो बी पार्ट है इसमें, वो क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। इस सेल का क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया हो, तो यही तो फॉर्मूला है कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, ये अभी फॉर्मूला निकाला था, तो बस एन की वैल्यू 2 पुट कर दिया, ई नॉट 1.2 और 0.05 को मैंने 0.06 कर दे रहा हूँ, पुट कर लीजिए, ये आंसर क्या जाएगा 40, तो 10 की पावर 40, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो देख रहे हैं ना कि ई सेल, ई नॉट सेल, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये सब हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम से। ओके बेटा, अगला जो है वो क्या है, टॉपिक रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसी मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ई नॉट दे रखा है, Fe से Fe+2 का x है, Fe से Fe+3 का y है, और Fe+2 से Fe+3 का z है। तो देख रहे हैं ना कि Fe के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe के +2 +3 और Fe+0, तो इनके ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, इनफैक्ट कौन से हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये जो x y z जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, एक तो लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे ऐसा Fe से Fe+2 से Fe+3, तो एक क्या है Fe से, और एक Fe से सीधे क्या है Fe+3, ये तो होगा। तो जो Fe से Fe+2 है वो कितना बेटा है x वोल्ट, Fe से Fe+3 वो कितना है, तो y वोल्ट, और Fe+2 से Fe+3 वो कितना है, z। तो एक जो दिमाग में आ जाएगा क्या कि अरे यार Fe से Fe+3 एक स्टेप में है, और ये क्या है 2 स्टेप में, सेमी चीज़ है, तो कुछ लोग लिख देंगे क्या y = x + z। तो ये बात क्या है, गलत है, ध्यान दीजिएगा, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग बात ध्यान रखेंगे, जो ई सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो अभी ऐसे समझना है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है कि डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। तो फिर अभी क्वेश्चन आएगा कि इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करें। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका है, वो तरीका है आपका अलग। वो क्या है कि हमको ई न लेकर, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल न लेकर, हमें क्या करना होता है, अगेन फिर ये डायग्राम बना रहा हूँ कि हमें Fe से Fe+2 Fe+3, और ये क्या हो रहा है Fe से Fe+3, तो इसका जो क्या होगा डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी, मान लो कि इसका डेल्टा जी
1 है और इसका डेल्टा जी क्या है 2 है और इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है 3 है। सो आई कैन राइट डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। हम ये कर सकते हैं, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब डेल्टा G1 क्या होगा बेटा? तो डेल्टा G1 क्या होगा भाई? NFE। n कितना है बेटा? तो 2 का चेंज है 2, तो -2 F और E कितना है? तो इसका E दे रखा है x। समझ में आ रहा है? पहला डेल्टा G2 निकाल लीजिए, तो माइनस NFE ये भी होगा। n कितना है? तो यहाँ पे n 1 ही होगा बेटा, है ना? n क्या होगा 1, +2 से +3 गया तो -1 F और ये क्या दे रखा है? y है नहीं, Fe +2 से भी +3 क्या देगा? z दे रखा है, तो z। और जो डेल्टा G3 है वो Fe से भी +3 है, तो -NFE, तो माइनस क्या है? यहाँ कितने का चेंज है? 3 का चेंज है F और यहाँ क्या है? y, ये हो गया थर्ड। अब सीधे रिलेशन लिख लीजिए डेल्टा G3 यानी कि -3FY इक्वल टू G2 कितना है? -FZ और G1 कितना है? -2FX। ये एक रिलेशन लिख दिया हम लोगों ने यहाँ से। अब यहाँ से F कट जाएगा तो सीधे क्या होगा? 3Y इक्वल टू Z + 2X। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन निकालेंगे, एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन होगा। अब इसमें से क्या है कि कोई भी 2 देकर हमसे तीसरी चीज़ पूछी जा सकती थी। अब इसी को करने का एक शॉर्टकट तरीका अगर हम बताएं, जैसे ये रिलेशन आ गया ना, अब इसी रिलेशन को ऐसे करना हो थोड़ा देखिएगा और आसानी से। क्या है था? Fe से Fe + 2 था, वो क्या था? A0 था। कितना दे रखा है? Fe से Fe + 2 क्वेश्चन में x और Fe से Fe + 3 क्या दे रखा है? y और Fe + 2 से Fe + 3 क्या दे रखा है? z। तो ये आपका E दे रखा है, ठीक है ना? क्या दे रखा है? E दे रखा है, कोई दिक्कत? और मुझे क्या चाहिए? डेल्टा G चाहिए। तो डेल्टा G में क्या आएगा? NFE। तो n देखो F और माइनस तो कटना ही कटना है, यानी मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ चाहिए n। तो यहाँ n क्या होगा? यहाँ n होगा 2, यहाँ n कितना होगा? 3 और यहाँ n कितना होगा? 1, है ना? इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीडेशन चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, ठीक है ना? अब सीधे अगर तुम देखो तो ये एक स्टेप में है, Fe से Fe + 3 एक स्टेप में, और ये क्या है? पहले Fe से Fe + 2 गया, फिर Fe + 2 से Fe + 3 गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे यहाँ से? 3y इक्वल टू 2x + z। देखिए दोनों रिलेशन सेम है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, आ रहा समझ में? अब इसी के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देते, क्या कि इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 1.5 है, इसकी वैल्यू कितना है? 1 है, तो बताइए ये कितना होगा? तो ये तभी बता सकते जब रिलेशन लिखे, ठीक है? तो अब यहाँ वही चीज़ n कितना चेंज कितना होगा? यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना है? 1। तो क्या लिखेंगे? मान लो कि ये क्या है? मान लीजिए कि ये m है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 3m इक्वल टू 1.5 × 2 यानी कि 1.5 × 2 + 1 × 1 यानी क्या हो जाएगा? 3m इक्वल टू 3 + 1 m क्या हो जाएगा? 4/3 यानी व्हाट इज m हियर? दैट इज E0 ऑफ Fe से Fe + 3 आ गया। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे समझ में बात? तो ये आपका इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे और ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये खूब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
ठीक है ना। तो यहाँ जो तक जो बातें थी ये जेई मेंस और नीट सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस हो चाहे नीट हो या आपका बोर्ड हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट था। अब जो अगले जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो साफ साफ मैं बोल रहा हूँ ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है ये। पांचवा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, ऑफ गैल्वेनिक सेल का। तो क्या होता है देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आपको पता है नस्ट इक्वेशन में टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वो बदलता है। E इक्वल टू E0 माइनस RT अपन NF। तो टेम्परेचर पे क्या, नस्ट इक्वेशन में साफ साफ दिखता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसी वेरिएशन को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर क्या, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, T2 टेम्परेचर पर E2 है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, सिंपल E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी टर्म को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कोई आपसे बोलेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए, तो आपको क्या बताना चाहिए, तो आपको बस E1, E2, T1 और T2 अगर पता है तो बस आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। तो एक तो ये यही फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद से अगला जो है इसमें वो है क्या, ये सब अब जो पढ़ रहे हैं ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। की डेल्टा एस, अगेन जो ये डेल्टा एस है ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। ये सब थर्मोडायनेमिक के क्या हैं, ये टर्म्स हैं। तो फिलहाल आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या रखना है, सब याद रखना है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए डेल्टा एस होता है क्या एग्जैक्ट कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो डेल्टा जी का डिफ्रेंसिएशन। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NFE। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस NFE लिख दिया मैंने, तो यहाँ से N और F बाहर आ गया, तो NF बाहर आ गया, तो ये हो गया क्या, डेल्टा एस इक्वल टू NF। तो ये फॉर्मूला आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है याद रखना है कि व्हाट इज डेल्टा एस, NF डेल्टा E बाई डेल्टा T। NF इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज चार्ज 9500, और ये डेल्टा E बाई डेल्टा T ही क्या है बेटा, यही तो आपका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऊपर पढ़ा हमने। डेल्टा चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो N पता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस निकाल सकते हैं। तो इसी सीधा फॉर्मूला डेल्टा एस निकालने का। फिर एक टर्म होता है डेल्टा एच, जिसको बोलते हैं क्या, चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को है ना याद कर लेना है। ओके, क्या फॉर्मूला है कि डेल्टा एच इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ NFE, N पता है, F पता है, प्लस NFT फॉर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आप ये डेल्टा एच निकाल रहे हैं वो टेम्परेचर बोलेगा 35 पे, तो टी क्या रखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर किस में रखना है, डिग्री सेल्सियस में रखना है। और डेल्टा ई बाई डेल्टा की क्या है, तो दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस पर प्रीवियस ईयर्स में IT में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये डेल्टा एस का एक फॉर्मूला और ये डेल्टा एस का फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ये याद रखना है एडवांस वालों को भी। ओके, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत